बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत अर्ली तो नहीं हो गया ना? हैं? बहुत जल्दी तो मॉर्निंग नहीं हो गया ना? बहुत लोग नहीं आए हैं अभी तक। चलिए तब तक मैं एक बार फटाफट आपको रिकैप करा देता हूं कि क्या हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हमने बात करा था अबाउट डिफरेंट किंगडम कॉन्सेप्ट्स, और उन किंगडम कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा कि 2 किंगडम कॉन्सेप्ट पहले दिया गया था, फिर 3 किंगडम कॉन्सेप्ट आया, फिर 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें हमने देखा कि 2 ही किंगडम बनाए थे लीनियस ने, एक प्लांटी और एक एनिमैलिया। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स आज के डेट पे आप जानते हैं वो सब के सब इसी 2 किंगडम में ही प्लेस किए हुए हैं कहीं ना कहीं। कई सारे बेसिस यूज किया था लीनियस ने, लेकिन जो प्राइमरी बेसिस था जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंस का है वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल है या नहीं, दिस वाज द मेन क्राइटेरिया फॉर एस्टैब्लिशिंग 2 किंगडम्स बाय लीनियस। इसके भी कई सारे लूप होल्स थे, जैसे कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्लाइमोल्ड है या फिर यूग्लिना है या फिर क्लेमाइडोमोनास है, इनके फीचर्स इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्लांट और एनिमल दोनों से रिजेंबल कर रहे थे। यानी इसका कोई फिक्स जगह था नहीं, इसे प्लांटी में भी रख सकते थे, इसे एनिमलिया में भी रख सकते थे, और यही कारण है कि ये अपने आप में उतना इफेक्टिव नहीं रहा। इसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बात किया कि प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल, और इन्होंने नया किंगडम बनाया था प्रोटिस्टा। ये जो प्रोटिस्टा था इसमें उन्होंने रखा सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। बस सिंगल सेल्ड था, सेल वॉल है नहीं है कुछ नहीं देखने का था, बस उन्होंने देखा कि अगर सिंगल सेल्ड है तो रख देना है कहां पे, किंगडम प्रोटिस्टा में रख देना है। इसके बाद आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें एक नया किंगडम बनाया गया, दैट इज किंगडम मोनेरा। इस मोनेरा का नाम कोपलैंड ने, जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, नाम रखा था माइकोटा। लेकिन इसी माइकोटा का नाम चेंज हुआ, एलन एंड डॉगर्टी ने चेंज करा और बनाया मोनेरा नाम दिया उसे। इस किंगडम मोनेरा में रखा सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को, चाहे वो जैसे भी क्यों ना हो। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स किसमें आ गए? मोनेरा में आ गए। इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे दिया आर.एच. व्हिटेकर ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सबसे वैलिड है आपके लिए। और यहां जो 4 एग्जिस्टिंग किंगडम्स थे पहले से, उसमें से एक नया किंगडम ऐड किया गया, एंड दैट न्यूली एडेड किंगडम वाज फंजाई। इसमें सारे के सारे फंगस को रख दिए गए। लेकिन ये ऑल दो सबसे वैलिड है, लेकिन आपने देखा कि इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि आपने बात करा क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, वॉल्वॉक्स हैं, ये सब सिंगल सेल्ड थे, और बीइंग सिंगल सेल्ड ये कहां रखे हुए थे? किंगडम प्रोटिस्टा में रखे हुए थे। लेकिन इसे एक्चुअली कहां रखा जाना चाहिए था? किंगडम प्लांटी में एल्गी के साथ रखा जाना चाहिए था। लेकिन रखा कहां थे? व्हिटेकर ने कहां रखा था इनको? व्हिटेकर ने रख दिया था प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि ये यूकैरियोट हैं और सिंगल सेल्ड के हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। इट्स नॉट अबाउट दिस 3 एग्जांपल्स ओनली, राइट? ये सिर्फ 3 एग्जांपल की बात नहीं है कि मैंने कहा है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और वॉल्वॉक्स, तो सिर्फ यही होगा। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे सब कहां रखे जाएंगे? प्रोटिस्टा में ही रखे जाएंगे। इस कंसेप्ट को समझिएगा। मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल दिया है, इट डजंट मीन कि सिर्फ 3 ही है। सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स
सब के सब कहां रखे थे? सब के सब रखे हुए थे इसी प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने बात करा अबाउट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि एनसीईआरटी के बाहर का था, प्रपोज्ड बाय कार्ल वूज। इन्होंने नया किंगडम बनाया, किंगडम मोनरा को तोड़ करके 2 नया किंगडम बना दिया, यानी टोटल 6 किंगडम्स हो गए। दोस 2 न्यूली एडेड किंगडम्स वर आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अब ये आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है जिस कारण से इन्होंने अलग अलग कर दिया इनको? तो बेसिक डिफरेंस इनके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में है। सेल वॉल में डिफरेंस ये है कि यूबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है दैट इज मेड ऑफ म्यूरिन, जो हम आज पढ़ने वाले डिटेल में, वहीं आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल दैट इज मेड ऑफ सूडोम्यूरिन। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो जो यूबैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है वहां अनब्रांच्ड फैटी एसिड है फॉस्फोलिपिड के अंदर, जो कि नॉर्मल है, हम लोगों में वैसे ही होता है। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड में जो फैटी एसिड होता है दैट यूज्ड टू बी ब्रांच्ड इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। तो ये अपने आप में दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस ये है कि यूबैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, जबकि आर्कीबैक्टीरिया में फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि एबनॉर्मल है। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसी कारण से उन्होंने आर्की और यूबैक्टीरिया को अलग अलग किंगडम बना करके रख दिया था। इसके बाद यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उन्होंने स्टैब्लिश करा 16SR RNA जीन का स्टडी करा, जीन का सीक्वेंस का स्टडी करा, एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस ही केम टू अ कंक्लूजन दैट कि ये जो 6 अलग अलग किंगडम्स हैं वो अल्टीमेटली उनके 3 एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने कहा डोमेन्स ऑफ लाइफ। Those 3 domains of life or those 3 ancestors of all 6 kingdoms were archaea domain, then bacteria domain and eukarya domain. यूकैरिया से कौन कौन बना? यूकैरियोटिक किंगडम्स बने, यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमलिया। आर्की से कौन बना? आर्कीबैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन बना? यूबैक्टीरिया किंगडम बना। तो ये है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये था अबाउट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक बार मैंने फटाफट आपको रिवाइज करा दिया है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान ये रखिएगा कि ऑल्दो वी यूज्ड टू लर्न 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आल्सो, लेकिन जो मोस्ट वैलिड था वो कौन सा था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। और हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही बेसिस मानते हुए, यानी उन्हीं 5 किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो 5 किंगडम है उसमें से पहला किंगडम मैं स्टार्ट करता हूं, किंगडम मोनरा। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आउट ऑफ 5 किंगडम्स 4 किंगडम यू विल बी स्टडिंग इन बॉटनी ओनली, है ना। 4 किंगडम आप बॉटनी में ही पढ़ रहे होंगे, मेरे से ही पढ़ रहे होंगे, मैं ही पढ़ा रहा हूंगा आपको। और किंगडम एनिमलिया आप एनिमल किंगडम में जूलॉजी वाले सर से पढ़ रहे होंगे जब भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, आज का सेशन, दैट इज किंगडम मोनरा के बारे में पढ़ना। अब ये जो मोनरा है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इस किंगडम के क्या क्या फीचर्स हैं, जरा उस पे बात करें, क्योंकि ढेर सारे फीचर्स हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फीचर्स को ध्यान से सुनिएगा, बाकी तो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे ही। दूसरी चीज, टारगेट 1 2 3 वालों ने पढ़ लिया है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब जो बैक्टीरिया का मैं आज स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, इसे आपको आइडियली एनसीईआरटी के हिसाब से सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में ही, यानी अनिल पांडे सर से पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन सर ने पढ़ाया नहीं है आपको, तो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, राइट। अदरवाइज एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो ये आपका टॉपिक, यानी जो सेल स्ट्रक्चर जो डिटेल पढ़ेंगे हम लोग कि सेल वॉल कैसा है, सेल मेम्ब्रेन कैसा है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। लेकिन चूंकि आपने वहां पे पढ़ा नहीं है, मैंने सर से बात करा था, इसलिए हम लोग यहां पे बात कर रहे होंगे अबाउट स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनते जाइएगा कि आखिर इस किंगडम का फीचर क्या क्या है। पहली बात तो ये कि इस किंगडम में कौन आते हैं? इस किंगडम में आते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं 0 से, आपको आता है, फिर भी जो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को आइडिया नहीं हो, तो बिल्कुल मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। लिखा है मैंने इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स। अब ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? तो यहां 2 अलग अलग टर्म है, एक है प्रो और एक है कैरियोट, जो आया है कैरियोन टर्म से।
ये जो प्रो टर्म लिखा है इसका मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। याद कीजिए, टारगेट 1 2 3 वाले याद करेंगे। आपने पढ़ा है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, याद आ रहा होगा ना? तो कैरियोन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। हाँ, मुझे पता है कि सेल स्ट्रक्चर खत्म हो गया आपका चैप्टर, लेकिन ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो आपको उसी चैप्टर में पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं पढ़ाया गया है, मैं ये बोल रहा हूं। तो हम लोग यहां पे बात कर रहे होंगे। तो मैंने कहा कि प्रोकैरियोट्स मतलब प्रो और कैरियोन दो टर्म है। इसका मतलब यह है कि प्रोकैरियोट्स में वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका न्यूक्लियस कैसा है? प्रिमिटिव है। तो वैसे हर वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है उसे आप प्रोकैरियोट कह देते हैं। अब ये जो प्रोकैरियोट है यानी जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, ये कहलाता क्या है? दिस प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज नोन एज जीनोफोर। क्या नाम है बेटा? जीनोफोर कहेंगे। ध्यान रखिएगा, इसका नाम न्यूक्लियस नहीं है, इसे कहेंगे आप जीनोफोर, या फिर कहेंगे इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर कहेंगे आप इसे न्यूक्लियोइड। तो ये कई सारे नाम हैं इसके, या फिर कह लोगे आप प्रोक्रोमोसोम। तो ये आज के बाद ध्यान रखिएगा कि जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसका नाम न्यूक्लियस नहीं कहेंगे आप कहेंगे जीनोफोर, या फिर कहेंगे इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर कहेंगे न्यूक्लियोइड, या फिर कहेंगे प्रोक्रोमोसोम। राइट? अब ये न्यूक्लियस प्रिमिटिव क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा थोड़ी ही देर में। बस फिलहाल के लिए प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आगे बढ़िए तो लिखा है नेक्स्ट फीचर में कि टिपिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी इस किंगडम मोनरा में जनरली कौन आते हैं? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यानी सारे के सारे प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? यूजुअली सिंगल सेल्ड होते हैं। लेकिन देखेंगे हम लोग आगे जाकर कि एक ग्रुप है जो कैसा है? माइसीलियल है। कैसा है? माइसीलियल है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मैं यहीं पे लिखी दूं आपके लिए, माइसीलियल बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो आगे पढ़ेंगे आप, नाम है उसका एक्टिनोमाइसिटिस। नाम से तो क्या लग रहा है कि फंगस होगा, है ना? इतना तो आपको जानकारी है कि माइसिटिस टर्म आप पढ़ते आए हैं फंजाई के लिए, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस, लेकिन यहां पे मैंने बैक्टीरिया बोला है एक्टिनोमाइसिटिस। तो सिली मिस्टेक नहीं हो, ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरिया है न कि फंजाई है। देन आगे बढ़ते हैं। जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? नेकेड सर्कुलर डीएनए है। नेकेड क्यों कह रहे हैं आप? तो नेकेड इसलिए कि यहां पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन इज एब्सेंट। अगर आप 12th का याद करें थोड़ा थोड़ा ही सही, तो आपको याद आएगा यूकैरियोट्स में जो अपना डीएनए है, दैट डीएनए व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन व्हिच इज बेसिक प्रोटीन। राइट? तो यहां लिखा है मैंने कि जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का यानी प्रोकैरियोट्स का, वो सर्कुलर डीएनए होता है। हम लोगों का कैसा होता है? लीनियर। यहां कैसा है? सर्कुलर डीएनए है, और वो नेकेड है यानी हिस्टोन वहां पे नहीं है। और ये जेनेटिक मटेरियल किसी एनवेलप से भी एनक्लोज्ड नहीं है, यानी वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरा पड़ा है। राइट? जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चूंकि बात आई है हिस्टोन की, तो ध्यान रखिएगा यहां मैं लिख रहा हूं एक पॉइंट स्टामा करते हुए लिख रहा हूं कि इंस्टीड ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन तो यहां पे नहीं मिलता मैंने बताया आपको, लेकिन इंस्टीड ऑफ हिस्टोन यहां मिलने वाला है आपको पोलीअमीन। पोलीअमीन इज प्रेजेंट। ध्यान रखिएगा, हिस्टोन तो नहीं मिलता है कभी प्रोकैरियोट्स में, लेकिन हिस्टोन की जगह पे हिस्टोन के जैसा पोलीअमीन देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे पैकेजिंग अगर आपको याद आ रहा हो डीएनए का यूकैरियोट्स में कैसे होता है, तो हम लोग जब पढ़ेंगे 12th का टॉपिक
डीएनए का पैकेजिंग जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहां देखोगे आप कि जैसे हम लोगों में हिस्टोन से लिपटा होता है डीएनए, वैसे ही प्रोकैरियोट्स में पॉलीअमीन से लिपटा होता है डीएनए। तो फिलहाल मैंने कहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का वो सर्कुलर डीएनए है, वो हिस्टोन के बिना है, और यहां न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं है, हिस्टोन की जगह पे पॉलीअमीन आपको देखने को मिल रहा है। और क्या फीचर है, तो हम लोगों के न्यूक्लियस को देखोगे आप तो न्यूक्लियर एनवेलप भी है और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी मिलता है, जबकि यहां मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। यहां न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट होगा। यूकैरियोट्स में तो मिलता था ना। अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद करेंगे तो जो क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हुआ करता है जिसे आप सैट क्रोमोसोम कहते हैं, तो उस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को आप कहते थे NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, है ना। याद आता होगा आपको यूकैरियोट्स का जब पढ़ते थे क्रोमोसोम सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। तो अभी ध्यान रखने का है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस नहीं होता है, तो यह भी आपको ध्यान रखने का है। दिस पॉइंट वॉज इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार मार्क करा हुआ है इसे। देन आगे लिखा है कि राइबोसोम एंड सिंपल क्रोमेटोफोर्स आर द ओनली सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स इन दिस साइटोप्लाज्म। कहना यह चाह रहे हैं यहां पे कि मेम्ब्रेन बाउंड, कहना यह चाह रहे हैं कि यहां यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड, यूनिट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जैसे कि पढ़ा आपने माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड था, नहीं मिलेगा प्रोकैरियोट्स में। प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंड था, नहीं मिलेगा। गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड था, नहीं मिलेगा। ER मेम्ब्रेन बाउंड था, नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड था, नहीं मिलेगा। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड था, नहीं मिलेगा। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो, अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड हैं तो यहां पे नहीं मिलने वाले हैं। सेल ऑर्गेनल्स के नाम पे क्या क्या मिलेगा आपको, यहां पे राइबोसोम मिलेगा और क्रोमेटोफोर्स मिलेंगे। ये राइबोसोम क्या है तो आपको जानकारी होगी इतनी तो कि इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और जो क्रोमेटोफोर है ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें ढेर सारे पिगमेंट्स रहते हैं। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो आपको कहां मिलते हैं, यहां पे बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर के अंदर मिलता है। मैंने कहा प्लास्टिड तो मिलता नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक होता है, बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक होता है। तो पिगमेंट्स कहां रहते हैं, आखिर क्रोमेटोफोर के अंदर रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब राइबोसोम है यहां पे, लेकिन कैसा है ये राइबोसोम, ये 70s टाइप का राइबोसोम आपको देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोट्स में कैसा होता है, 80s मिलता है। अब अगर आपके मन में यह चल रहा हो कि सर एक तरफ आप कह रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं और फिर आप कह रहे हैं राइबोसोम मिलता है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, सब लोग आंसर करेंगे, जरा गलत हो या फिर सही सब लोग आंसर कीजिएगा। अगर मैंने कहता हूं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, फिर मैं कहता हूं राइबोसोम इज प्रेजेंट जो कि 70s टाइप का है, तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा कैसे कह सकता हूं मैं। एक तरफ कह रहा हूं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलते नहीं है और फिर मैं कह रहा हूं राइबोसोम मिलता है, ऐसे कैसे हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, जरा मुझे आंसर कीजिए। मैंने कहा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, फिर मैं कह रहा हूं राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ये क्या माजरा है, जरा बताइए मुझे। क्या आंसर है बेटा इसका, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, फिर मैं कहता हूं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं, फिर मैं कह रहा हूं राइबोसोम मिलता है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्या रिलेशन है इन दोनों स्टेटमेंट्स में, जरा बताइए।
चलिए कई लोगों का आंसर आ गया है। पूजा कह रही है राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वेरी गुड। युक्ता कह रही है राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस, वेरी गुड। तो दो लोगों ने आंसर करा है, पूजा और युक्ता ने, बाकी किसी का आंसर नहीं आया है। चलो मैं बोलता हूं अनिल पांडे सर को कि बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, बहुत मार खाओगे तुम लोग। चलिए दो लोगों का आंसर आया है और दो लोगों का बिल्कुल आंसर परफेक्ट है, दैट इज वेरी गुड। तो रिलेशन इस बात का इससे है कि मैंने कहा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। राइबोसोम मिलता है, ये बात भी सही है, लेकिन कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि राइबोसोम कैसा होता है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल होता है, ये नेकेड सेल ऑर्गेनल होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस था इसलिए यहां पे मिल रहा, अदरवाइज ये भी नहीं मिलता। राइबोसोम बीइंग मेम्ब्रेनलेस इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, अदरवाइज ये नहीं मिलता। तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस, इसलिए मिल रहा है यहां पे। आगे बात करते हैं, तो लिखा है सैप वैक्यूल डू नॉट अकर। अब जरा देखिए, जब पढ़े आप सेल स्ट्रक्चर तो वहां देखा आपने कि प्रोकैरियोट्स में, सॉरी, जो सेल है उसके अंदर चार अलग अलग तरह के मिलते हैं आपको वैक्यूल। एक होता है सैप वैक्यूल, एक होता है गैस वैक्यूल, एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और एक होता है फूड वैक्यूल। यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अब ये मैं कह रहा हूं कि जैसे प्लांट सेल में सैप वैक्यूल मिलता है, यहां कोई भी सैप वैक्यूल नहीं है, यहां बैक्टीरिया में सैप वैक्यूल नहीं मिलता है। सैप वैक्यूल का मिलना तो प्लांट सेल का फीचर होता है, राइट। आगे गैस वैक्यूल में भी प्रेजेंट, ये क्या है भाई, तो ये जो गैस वैक्यूल है इसे आप एक और नाम देते हैं, दैट इज सूडो वैक्यूल। एंड दिस सूडो वैक्यूल which is also known as gas vacuole, known as लिखा है मैंने शॉर्ट में, तो gas vacuole which is also known as pseudo vacuole remains filled with gases and being filled with gases it helps in flotation of that bacteria। किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ढेर सारा गैस वैक्यूल मिलता है, गैस वैक्यूल गैस से भरा होता है एंड बीइंग लाइट इन वेट ये ऊपर फ्लोट करता रहता है, यानी बैक्टीरिया को भी फ्लोट करने में हेल्पफुल होता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीजें पुरानी हैं जो आपने पहले पढ़ा है, लेकिन फिर से मैं यहां पे एक साथ आपको इकट्ठा करके बता रहा हूं। आगे देखते हैं और क्या फीचर्स हैं इनके। तो और फीचर है द प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव मतलब सैपोरोफिटिक। तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो बहुत ही तगड़ा पॉइंट है ना, ये हॉटस्पॉट है क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। आप आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि जो किंगडम मोनोरा है दैट इज न्यूट्रिशनली मैक्सिमली डाइवर्स, यानी आप ऐसे कहेंगे कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन दिस किंगडम। किंगडम मोनोरा में इतने तरह के मोड ऑफ नरिशमेंट हैं कि किसी और किंगडम में नहीं है। यहां मेंबर आपको सिम्बायोटिक मिलेगा, पैरासिटिक मिलेगा, सेप्रोफिटिक मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक मिलेगा। ऑटोट्रॉफिक में भी तमाम तरह तरह के मिलते हैं बैक्टीरिया। तो जितना डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग नरिशमेंट आपको इस किंगडम में मिलता है उतना कहीं और नहीं मिलता है। लेकिन भले ही डाइवर्सिटी मैक्सिमम है, लेकिन मोस्ट ऑफ मेंबर्स कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर सेप्रोफिटिक यानी एब्जॉर्प्टिव हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एब्जॉर्प्टिव मतलब सेप्रोफिटिक, जिसे आप क्या कहते हैं, डिकम्पोजर जिन्हें कहते हैं आप, है ना। ये क्या करते हैं, तो ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा ये कोई लीफ है, समझिएगा अच्छे से। सपोज दिस इज अ लीफ जो कि पड़ा हुआ है जमीन पे, इस पे फंगस ग्रो कर रहा है, दिस पेन इज अ फंगस सपोज। अब ये फंगस क्या करता है, ये रिलीज करता है बाहर में एंजाइम्स। उन एंजाइम्स के रिस्पॉन्स में जो लीफ था इट स्टार्ट्स टू डिकम्पोज, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो सिंप्लीफाई होने लगते हैं बिकॉज ऑफ डाइजेशन बाय एंजाइम्स रिलीज्ड बाय फंगस। अब जैसे ही ये सिंप्लीफाई होता है लीफ, वैसे ही इसको फिर सिंपली ऑस्मोसिस से इसको फिर अंदर ले लिया जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं एब्जॉर्प्टिव या फिर कहते हैं इसे सेप्रोफिटिक मोड। तो ये मोस्ट कॉमन तरीका है। हालांकि इसके मेंबर फोटोसिंथेटिक भी मिलेंगे आपको और कीमोसिंथेटिक भी मिलेंगे आपको।
अब अभी आपको ये दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है इस बारे में कि सर ये कीमोसिंथेटिक क्या होता है। समय आने पे बिल्कुल बताऊंगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, अभी दिमाग नहीं लगाना है। बस ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सेप्रोफिटिक मोड ही नहीं होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, कीमोसिंथेटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, सिम्बायोटिक भी होता है। तो अलग अलग मोड है बैक्टीरिया में, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट फीचर क्या है? द ऑर्गेनिजम्स आर नॉन मोटाइल और मूव बाय बिटिंग ऑफ फ्लैजिला और बाय ग्लाइडिंग। जो इसके मेंबर्स हैं वो चाहे तो नॉन मोटाइल हैं या फिर मोटाइल हैं तो फ्लैजिला से, या फिर सिंपली ग्लाइड करके यानी फिसल फिसल करके वो चलते हैं। यहां आपको ध्यान रखने का है। देन यहां चूंकि बात फ्लैजिला की आई है तो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि यहां जो सेल है उनके अंदर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो होते हैं, कौन होता है ये भाई? तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, फिर से सेल स्ट्रक्चर। एक होता है माइक्रोफिलामेंट, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये तीन तरह के प्रोटीन के बने हुए साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं यूकैरियोट्स में। अब मैं कह रहा हूं यहां पे प्रोकैरियोट्स के लिए कि ये साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो हैं ये एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में। न माइक्रोट्यूब्यूल मिलता है, न माइक्रोफिलामेंट मिलता है, और न मिलता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब अगर आप रिकॉल करेंगे तो आप चैप्टर पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, आप परेशान मत होना, बैच 4 और 5 के बच्चे, है ना। तो आप ये जरूर पढ़े हैं, आप जरूर याद होगा आपको कि फ्लैजिला जो है यूकैरियोट्स में वो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। इतना तो याद होगा, जो यूकैरियोट्स का फ्लैजिला है वो बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल का, जहां 9+2 का अरेंजमेंट आपको थोड़ा थोड़ा ही सही, धुंधला ही सही याद आता होगा शायद। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है विच इज कंपोनेंट ऑफ फ्लैजिला इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। यहां देखो लिखा है मैंने माइक्रोट्यूब्यूल। अब मैंने कहा कि माइक्रोट्यूब्यूल तो होता ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन फ्लैजिला तो है, यहां लिखा है फ्लैजिला होता है। तो ये किसका बना हुआ है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि फ्लैजिला तो है लेकिन ये फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग है। यूकैरियोट में फ्लैजिला बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, यहां बना होगा फ्लैजिलीन का। हालांकि आगे जाकर के आप डिटेल में फ्लैजिला के बारे में पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी से ध्यान रखिए कि यूकैरियोट्स में फ्लैजिला फ्लैजिलीन का बना होता है। फरीदा खातून कह रही है कीमोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच सम ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही है फरीदा, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे इस बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लिखा है कि जो फ्लैजिला है वो बना हुआ है फ्लैजिलीन का। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। और जो नीचे मैंने लिखा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स यहां पे नहीं मिलते हैं। देन मोनोरन सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक साइज में काफी छोटे होते हैं, नथिंग न्यू फॉर यू। देन मोस्ट ऑर्गेनिज्म बियर रिजिड सेल वॉल, जो कि बना होता है किसका? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जिसका एक और नाम है म्यूरीन नाम है। क्या नाम बेटा? म्यूरीन नाम है, ध्यान रखिएगा। तो सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का, अगर वो प्रेजेंट है, कई बार एब्सेंट भी है, जैसे यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, दिस सेल वॉल इज एब्सेंट इन केस ऑफ माइकोप्लाज्मा, राइट। या फिर मोनरा में ही तो आता है आर्कीबैक्टीरिया, उसका सेल वॉल बना हुआ है सूडोम्यूरिन का, ठीक है ना। तो लिखा है मोस्ट ऑर्गेनिज्म बियर अ रिजिड सेल वॉल, जो कि बना हुआ है किसका? म्यूरिन का, या फिर जिसे कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि इसका बना है या फिर इसका बना है, दोनों एक ही चीज है ना। जो राम उसी का नाम श्याम, तो वैसे ही जो पेप्टिडोग्लाइकन उसी का नाम म्यूरिन भी होता है। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं दोबारा, हालांकि पहले आ चुका है। जो आर्कीबैक्टीरिया है
उसमें सेल वॉल किसका बना हुआ है? उसमें बना हुआ है सूडोम्यूरिन का, है ना। ये पहले आ चुका है, अभी फिर आया है, आगे फिर आएगा डिटेल में। तो ये है सेल वॉल के बारे में इंफॉर्मेशन। बैक्टीरिया में यानी सेल वॉल मिलता है यूजुअली, और वो सेल वॉल किसका बना होता है? म्यूरिन का बना होता है। अब यहां से कुछ और भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं फीचर्स, जो कि यहां लिखे हुए नहीं हैं लेकिन मुझे बताना है। अच्छा, एक स्लाइड स्किप हो गया था, इसका मतलब ये रहा। आगे बढ़ते हैं और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये जो किंगडम मोनेरा है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया ही आते हैं इस किंगडम में। देन नेक्स्ट इज मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अकर एवरीवेयर, है ना। जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट एबंडेंट है और नियरली हर जगह मिल रहा है। आप जहां बैठे हैं, खड़े हैं, आपके आसपास सराउंडिंग में, एयर में, आपके हाथ पे, आपके टेबल पे, आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे, हर जगह ये साहब पड़े हुए हैं। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां बहुत ज्यादा गर्मी है, 100 डिग्री सेल्सियस तक ये सरवाइव कर सकते हैं। कई ऐसे बैक्टीरिया हैं। वैसे ही बहुत ज्यादा सेलिनिटी है, वहां भी रह सकते हैं जहां अदरवाइज नॉर्मल सेल्स नहीं रह पाते। तो ये डाइवर्स हैबिटेट में और एक्सट्रीम हैबिटेट में रहने में कैपेबल होते हैं। दो वेरी सिंपल, चलिए एनसीईआरटी का लाइन आया है, और एनसीईआरटी का लाइन आया है मतलब हाथ जोड़ के इसका स्वागत करेंगे आप। दे हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर बट वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और फिजियोलॉजी। अभी तो स्ट्रक्चर देखा नहीं आपने, स्ट्रक्चर देखने वाले हैं आप। स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिंप्लीफाइड है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, लेकिन जो बिहेवियर है, जो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो कैसा है? बहुत कॉम्प्लेक्स है। आगे पॉइंट इससे मिलता जुलता है। शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये क्या कहा जा रहा है? तो जरा से सोचो, आपके सेल के अंदर जो कुछ भी होता है वो नियरली हर कुछ इसके अंदर भी होता है। आपके सेल में भी डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, यानी आप जो हर काम करते हैं नियरली वो काम बैक्टीरिया भी करता है। बैक्टीरिया का भी मूवमेंट होता है, वहां भी रेस्पिरेशन होता है, वहां भी सेल डिवीजन होता है, वहां भी डाइजेशन होता है, वहां भी एसिमिलेशन होता है। लेकिन आपके अंदर यानी जो मल्टी सेलुलर हैं, वहां यू विल गेट टू सी डिवीजन ऑफ लेबर। वहां क्या मिलता है? वहां डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है, यानी अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। आपके अंदर नर्वस सिस्टम है, आपके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो काम वही हो रहा है लेकिन सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है। जबकि जो बैक्टीरिया है वो बेचारा अकेला है, और ये बेचारा अकेला वो हर काम करता है जो आपका पूरा बॉडी मिलकर करता है। एक्सक्रीशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, एसिमिलेशन करता है, डाइजेशन करता है, कहीं से फूड प्रोक्योर करता है, सब अकेला ही काम कर ले रहा है, अकेला ही सेल काम कर ले रहा है। यानी एक ही सेल में इतना सारा काम है, यानी ज्यादा हुआ ना डाइवर्सिटी। आपके अंदर वो काम हो रहा है लेकिन अलग अलग सेल्स मिलकर सब ये काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे अकेला ही सेल सब कुछ कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है? यहां मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ये लाइन भी एनसीईआरटी का ही है, इसलिए स्टमक मैंने इन दोनों के आसपास करा हुआ है, इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। देन रिप्रोडक्शन इज प्राइमरीली एसेक्सुअल बाय बाइनरी फ्यूजन और बडिंग। माइटोटिक apparatus इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब यहां जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि कभी भी बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हां, प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के नाम से पढ़ेंगे, वो जरूर मिलता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्रोकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, इंस्टीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन अकर्स। ये कैसे होता है तो आगे पढ़ेंगे आप डिटेल में, जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये होता है 3 तरीकों से, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो वो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। आपको अगर कहना भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कहेंगे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नॉट सिंपल वाला। आप उसे सिंपली
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं, गलत हो जाएगा। आप कहेंगे आइदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर कहेंगे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, ये सही रहेगा। वही लिखा है कि रिप्रोडक्शन इज प्राइमरली एसेक्सुअल, वो भी कैसे, बाय बाइनरी फ्यूजन और बडिंग। मेनली रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल तरीके से होता है, वो भी कैसे, बाइनरी फ्यूजन से या फिर बडिंग से होता है। यहां जो सेल डिवीजन है, जो सेल डिवीजन का पैटर्न है वो कैसा है, तो माइटोसिस नहीं होता यहां पे, मियोसिस नहीं होता यहां पे। यहां जो सेल डिवीजन है उसे कहते हैं आप एमाइटोसिस। तो अगर आप एमाइटोसिस के बारे में पढ़े हो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं डिटेल में बताने वाला नहीं हूं कि कैसे होता है, अदरवाइज हम लोग अपना जो टॉपिक है उससे डेविएट हो जाएंगे। तो मैंने कहा है कि जो सेल डिवीजन है प्रोकैरियोट्स में वो माइटोसिस नहीं, यही लिख रहा हूं मैं, माइटोसिस नहीं, मियोसिस नहीं, ये सब से नहीं होता है, यहां एमाइटोसिस है, मैंने काटा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंटेंशनल है, माइटोसिस नहीं होता, मियोसिस नहीं होता, ये बताने के लिए मैंने लिख के काटा है, यहां तो एमाइटोसिस होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, इसका एग्जांपल लिया जाए तो बैक्टीरिया है, यू एक्टिनोमाइसिटिस है, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है, ये सब इसके मेंबर्स हैं। देन स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, है ना, ये सबसे छोटे भी हैं और सबसे एबंडेंट भी है। एक आखिरी पॉइंट में बोल करके खत्म करता हूं इसके फीचर्स को, और वो ये कि यहां साइक्लोसिस एब्सेंट होता है, साइक्लोसिस इज एब्सेंट। अब क्या आपको साइक्लोसिस के बारे में कोई भी इनपुट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके पास? अगर है तो जरा मुझे बताइए, होना तो चाहिए, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन है जरा मुझे बताइए, अदरवाइज मैं तो हूं ही, मैं वेट कर रहा हूं, जरा आप आंसर कीजिए मुझे, व्हाट इज साइक्लोसिस? आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिएगा, व्हाट इज साइक्लोसिस? नेमत अली का आंसर है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या आपको चैट दिखता है दूसरे लोगों का? कुमारी पूजा कह रही है स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, दोनों लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, नेमत का भी आंसर सही है, कुमारी पूजा का भी आंसर सही है। युक्ता कह रही है स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, स्वाति कह रही है साइक्लोसिस इज सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, गौतम कह रहा है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। चलिए वेरी गुड, सबका आंसर सही है। तो इस बात को समझिएगा ऐसे कि जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, है ना, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि यूकैरियोट्स में मिलते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, यानी मिलता है वहां पे माइक्रोफिलामेंट, और माइक्रोफिलामेंट के चलते ही जो साइटोप्लाज्म होता है यूकैरियोट का, वो दैट कीप्स ऑन शोइंग स्ट्रीमिंग मूवमेंट। जो साइटोप्लाज्म है, जैसे आप देखते होंगे कभी बहता हुआ पानी देखे होंगे तो कई बार वो पानी ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है ऐसे, है ना, तो वैसे ही जिसे आप कहते हैं हिंदी में भंवर कहते हैं, है ना, पानी में जो बनता है, या फिर हिंदी में हवा का बनता है वैसे बवंडर कहते हैं आप। तो जैसे पानी में भंवर बनता है यानी गोल गोल पानी घूम रहा होता है, वैसे ही, नियरली वैसे ही, लेकिन लो इंटेंसिटी का साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रहा होता है सेल के अंदर। कारण कौन है? माइक्रोफिलामेंट कारण है, इसे कहते हैं आप साइक्लोसिस। अब चूंकि यहां आपने कहा है प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते ही नहीं हैं, इसीलिए यहां साइक्लोसिस नहीं होगा, क्योंकि साइक्लोसिस का कारण कौन था? माइक्रोफिलामेंट था, और वही यहां पे एब्सेंट है, इसलिए यहां पे साइक्लोसिस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए वेरी गुड, मैं सबका नाम नहीं बोल पा रहा हूं, कई लोगों ने, मनीषा है, आकाश है, फरीदा है, गौतम है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही जिन्होंने आंसर दिया है, दैट इज वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सबका सही है। तो ये साइक्लोसिस भी यहां पे एब्सेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स।
हालांकि अभी और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तो हमने मोनरा स्टार्ट किया है, कई दिनों तक मोनरा ही पढ़ते रहेंगे हम लोग, तो अपने आप और भी कई सारे फीचर्स अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में ही सब कुछ बोल देना सही नहीं है, लेकिन ये बेसिक फीचर्स थे जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए था। अब ये जो बैक्टीरिया है इसके कई सारे अलग अलग शेप्स होते हैं। कौन कौन सा शेप है? तो कोकस है, देन बेसिलस है, देन विब्रियो है एंड स्पाइरुलम है। ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। जो कोकस होता है वो कैसा दिखता है? स्फेरिकल। जो बेसिलस है वो कैसा दिखता है? रॉड शेप्ड। जो विब्रियो है वो कैसा दिखता है? कॉमा शेप का। जो स्पाइरुलम है वो कैसा दिखता है? स्पाइरल शेप का दिखता है। ध्यान रखिएगा, ये जो बेसिलस है दिस इज मोस्ट एबंडेंट या फिर मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, राइट। जबकि जो कोकस है इसमें ध्यान रखिएगा आप कि ये नॉन मोटाइल होता है, ये नॉन फ्लैजिलेट होता है। जो कोकस होता है वो कभी मोटाइल नहीं होगा। जो बेसिलस है वो मोटाइल हो सकता है, लेकिन ये मैंने लिखा है मोस्ट कॉमन है आउट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, कुछ मुश्किल नहीं है आपके लिए। मैंने कहा 4 शेप है, कोकस यानी स्फेरिकल, बेसिलस यानी रॉड शेप, विब्रियो मतलब कॉमा शेप का और स्पाइरुलम स्पाइरल शेप का। इसमें मैंने जो नया इनपुट दिया है आपको वो ध्यान रखिएगा, कोकस कभी मोटाइल नहीं होता और सबसे कॉमन कौन है इन चारों में? बेसिलस होता है, राइट। अब आगे बात करेंगे हम लोग अबाउट स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट विल टेक टाइम, लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मैं यहां पे 2 मिनट का पॉज ले रहा हूं। अगर आपको कुछ समस्या है जो मैंने अब तक बताया है उसमें, तो आप बिल्कुल बिंदास पूछ लीजिए, राइट। आपको मैं समय दे रहा हूं, अगर कुछ पूछने का है तो पूछ लीजिए। टाइम है 2 मिनट का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिस स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या बेटा समझ में आ रहा है आपको? लेक्चर समझ में आ रहा है आपको? जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात है, समझ रहे हैं आप। अब बात करते हैं हम लोग अबाउट स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ बैक्टीरिया। यहां एक आप समझ सकते हैं कार्टून डायग्राम है बैक्टीरिया का, इस हिसाब से बनाया गया है कि ताकि आपको स्ट्रक्चरल डिटेल यहां समझ में आ सके। जरा देखिएगा क्या क्या है यहां पे, डिटेल में तो पढ़ने ही वाले हैं हम लोग। देखिए यहां पे सबसे बाहर आपको दिख रहा है लाइट ग्रीन कलर का कैप्सूल बनाया हुआ है। देखो जरा, सबसे ऊपर में कवरिंग है, इसका नाम कैप्सूल लिखा हुआ है। ये पूरे बैक्टीरिया को एनक्लोज किया हुआ है। यहां जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन, वही पूरे बैक्टीरिया को सराउंड किया हुआ है, तो वो कैप्सूल है। देन उसके आप अंदर चलते हैं तो डार्क ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है यहां पे सेल वॉल। उससे और अंदर जा रहे हैं तो आपको मिल रहा है येलो कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो तीनों हैं, कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्हें आप कहते हैं सेल एनवेलप। क्या कहते हैं बेटा? आप इसे सेल एनवेलप कहते हैं। तो ये जो तीनों सेल का एनवेलप है, कवरिंग है, मैंने कहा सबसे बाहर में कैप्सूल है, उसके अंदर सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तीनों मिला दिया तो आपने कह दिया दिस इज सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया। अब आगे अंदर आइए तो आपको दिख रहा है ये जो पिंक कलर का बनाया हुआ है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोइड है, यानी सर्कुलर डीएनए है जिसमें हिस्टोन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। वो दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म में ही ऐसे ही बिखरा हुआ है डीएनए।
जहां यूकैरियोट्स में यानी हम में आप में जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड है, लोकलाइज्ड है, प्रोटेक्टेड है, यहां डीएनए साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा है, सस्पेंडेड है। ये जो मैट्रिक्स है वो लिखा हुआ साइटोप्लाज्म है, इसमें आपको ढेर सारे ऐसे ग्रैन्युल्स दिख रहे हैं जो लेबल किया हुआ है राइबोसोम है। यहां फ्लैजिला भी दिख रहा है आपको बड़ा सा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। वैसे ही यहां पे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस भी दिख रहे हैं जिसका नाम पाइलस लिखा हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसी का प्लूरल फॉर्म पिलाई होता है, जिसे आप पढ़ते होंगे, जिसे जानते होंगे आप। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है, इन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। पहले बात करते हैं अबाउट सेल एनवेलप। ये सेल एनवेलप क्या है आखिर? तो मैंने बताया आपको कि जो बैक्टीरिया का कवरिंग है, दिस कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया विच इज ट्राई लेयर्ड इज सेल एनवेलप। ये सेल एनवेलप जो है बैक्टीरिया में कैसा है? दिस इज ट्राई लेयर्ड, 3 लेयर वाला ये है, ध्यान रखिएगा। अब ये ट्राई लेयर्ड सेल एनवेलप में क्या क्या है? तो सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है सबसे बाहर? ग्लाइकोकैलिक्स। मैंने पहला नंबर लिखा, यानी सबसे बाहर का है। उससे आप अंदर आते हैं, यानी दूसरे नंबर पे कौन सा लेयर है सेल एनवेलप में? वो है सेल वॉल। और तीसरे नंबर पे, यानी बाहर से अंदर मूव करें, तीसरे नंबर पे कौन आता है? सेल मेम्ब्रेन आता है। तो ये 3 अलग अलग लेयर्स हैं सेल एनवेलप के। अब अगर आप में से कोई कंफ्यूज हो रहा है कि सर अभी तो आप कैप्सूल बताए थे आउटर मोस्ट लेयर, अभी आप बता रहे हो ग्लाइकोकैलिक्स, ये क्या बात है? तो ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोकैलिक्स होता है आउटर मोस्ट लेयर। ये 2 तरह का होता है, आइदर कैप्सूल और स्लाइम लेयर। तो वहां कैप्सूल था, कहीं पर स्लाइम लेयर होगा, तो चाहे कैप्सूल हो चाहे स्लाइम लेयर हो, वो है कि अल्टीमेटली ग्लाइकोकैलिक्स ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यही लिखा है कि सेल एनवेलप यूज्ड टू बी ट्राई लेयर्ड इन केस ऑफ बैक्टीरिया and those 3 membranes of cell envelope are glycocalyx towards outer side, cell wall in the middle and cell membrane on inner side. Right? अब जरा बात करते हैं कि करके इन अलग अलग लेयर्स के बारे में। लिखा है सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, द आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स बताया मैंने आपको, फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। यही 3 कंपोनेंट्स हैं सेल एनवेलप के। Although each layer of the envelope performs distinct function, but they act together as a single protective unit. अभी तो देखेंगे डिटेल में हम लोग कि ग्लाइकोकैलिक्स का अलग कुछ खास फंक्शन है, सेल वॉल का अलग से कुछ खास फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का अलग से कुछ खास फंक्शन है। लेकिन अगर जनरलाइज करके हम लोग बात करें तो तीनों मिलकर के ये अपने आप में सिंगल प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम आते हैं। नाम ही तो है सेल एनवेलप। जो बैक्टीरिया का सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, उसका एनवेलप उसका कवरिंग है, जो कि 3 लेयर वाला है। लेकिन तीनों मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ये सिंगल एनवेलप की तरह काम कर रहा है, ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं पहले हम लोग अबाउट दिस ग्लाइकोकैलिक्स। पहले बात कर रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। पहली बात तो ये कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बना होता है पॉलीसेकेराइड का। किसका बना है बेटा? दिस इज मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड। इसमें कुछ प्रोटीन भी हो सकता है, लेकिन मेनली क्या है? पॉलीसेकेराइड है। जरा देखिए क्या लिखा है, दी ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एपीएमटी में, इसलिए ध्यान ही रखिएगा कि ये बना हुआ है मेनली पॉलीसेकेराइड का। दिस इज मेन कंस्टिट्यूएंट। हालांकि मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसमें प्रोटीन भी है, लेकिन मेनली पॉलीसेकेराइड है। आगे आइए, तो ग्लाइकोकैलिक्स इज अ कार्बोहाइड्रेट एनरिच्ड कोटिंग दैट कवर्स द आउटसाइड ऑफ मेनी यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, पार्टिकुलरली बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये आपको यूकैरियोट्स के अंदर भी मिलता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मिलता है। यूकैरियोट्स में आपने पढ़ा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, जब पढ़ा होगा आपने सेल मेम्ब्रेन, तो दैट वाज नथिंग बट ग्लाइकोकैलिक्स ओनली। जबकि बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स कैसा है वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं।
लिखा है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये दो तरीके से मिलता है, एक कैप्सूल के फॉर्म में मिलता है और दूसरा स्लाइम लेयर के फॉर्म में मिलता है। ये क्या है आखिर? तो लिखा है कि कैप्सूल के बारे में लिखा है, इफ इन अ कंडेंस्ड फॉर्म दैट इज रिलेटिवली टाइटली एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग सेल वॉल द ग्लाइकोकैलिक्स इज रेफर्ड टू कैप्सूल। यानी आप किसी भी ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल तब कहते हैं जब ये अपने अंदर के सेल वॉल से टाइटली फर्मली अटैच्ड हो, जबकि वही ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूजली अटैच्ड हो तो आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। दिस इज बेसिक डिफरेंस। कैप्सूल इज फॉर्मली अटैच्ड टू सेल वॉल, स्लाइम लेयर इज लूजली अटैच्ड टू सेल वॉल। अब ये जो कैप्सूल है और जो स्लाइम लेयर है, इनका अपना अपना फंक्शन है। और क्या फंक्शन है? तो जरा देखिएगा, यहां पे लिखा है कि, चलिए मैं यहां पे लिख ही दे रहा हूं अलग से, हो सकता है लिखा हुआ मिले आपको। जो कैप्सूल है इसका मेन काम क्या है? तो कैप्सूल का मेन काम है कि इट प्रोवाइड्स पैथोजेनेसिटी। ये किसी भी बैक्टीरिया को क्या देता है? ये पैथोजेनेसिटी देता है, यानी वायरुलेंट नेचर देता है, यानी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी देता है। और जरा खुद सोचो, अगर पैथोजेनेसिटी दे रहा है इसका मतलब क्या है? वो आपके इम्यून सिस्टम से बच के निकल जा रहा है, तभी ना। अगर मान लीजिए आप पानी पूरी खा रहे हो ठेले पे, जिसे आप मजेदार समझते हैं, चटपटा समझते हैं, जो कि बिल्कुल सड़ा गला सा पानी होगा, सड़ा सा आलू होगा, तो आप जिसे बड़ा अच्छा अच्छा समझ के पानी पूरी खा रहे हो, उस पानी पूरी में मान लीजिए मैंने कहा बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया है कौन सा? मान लीजिए मैंने कहा सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है, which causes typhoid. Most common source of getting typhoid is that पानी पूरी या फिर ठेले का जो खाना खाते हो आप, वहां से टाइफाइड अक्सर ट्रांसमिट होता है, क्योंकि ये गंदे पानी खाने में ही रहता है अक्सर ये बैक्टीरिया। तो फिलहाल अगर उस पानी पूरी में सैल्मोनेला टाइफी था, सॉरी मैंने पहले शायद टाइफिम्यूरियम बोला, दैट इज डिफरेंट थिंग। सैल्मोनेला टाइफी की बात कर रहा हूं मैं, व्हिच कॉजेस टाइफाइड। तो अगर वहां पे सैल्मोनेला टाइफी था और आप खा गए, तो आपको पता है ये बैक्टीरिया कॉज करता है टाइफाइड। लेकिन अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है उस बैक्टीरिया को पहचान ले, तो फिर मार देगा उसको, तो डिजीज नहीं होगा फिर तो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पैथोजेनेसिटी के लिए, यानी वायरुलेंस के लिए, यानी डिजीज कॉज करने के लिए। तो डिजीज तब न कॉज कर पाएगा जब वो अपने बॉडी के अंदर जा करके और अपने इम्यून सिस्टम से, यानी होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच के निकल जाए। अदरवाइज अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार बैठा हुआ, कोई आए और उसको मार दिया जाए, है ना। लेकिन ये कैप्सूल जो है ये हेल्प करता है होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए। ये हेल्प्स इन इवेडिंग फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट का इम्यून सिस्टम से बच के निकालने में ये हेल्पफुल है बैक्टीरिया को, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये है कैप्सूल के बारे में। जबकि जो स्लाइम लेयर है ये बैक्टीरिया को बचाता है फ्रॉम डेसिकेशन। इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, यानी बैक्टीरिया ड्राई ना हो जाए, ये इंश्योर करता है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर है चिपचिपा सा है, यानी पानी को होल्ड करता है ना। जैसे अभी दीपावली का टाइम निकला है, आप जब घूमे होंगे तो मार्केट में जहां मेला लगा हुआ होगा वहां पे देखे होंगे आप, सिलिका के बीड्स मिलते हैं छोटे छोटे, उसको पानी में डालते हो आप, वो बड़ा सा हो जाता है ना। दीपावली में खूब सारा आपने खरीदा होगा, देखे होंगे आप एटलीस्ट मार्केट में। तो छोटे छोटे फ्लावर्स रहते हैं, पानी में डालते हैं, वो बड़ा सा हो जाता है, फिर आप घर में गेस्ट रूम में रख देते हैं टेबल पे ऐसे। तो ये जो सिलिका के बीड्स मिलते हैं या फिर जो मैंने बोला फ्लावर मिलता है जो बड़ा सा हो जाता है, वो आखिर क्या है? वो पानी को होल्ड कर लेता है ना।
और आप देखे होंगे सिला के बीच को आप टच करते हैं बड़ा अजीब सा स्लाइमी लगता है, तो वैसा ही स्लाइमी नेचर का ये स्लाइम लेयर है जो पानी को होल्ड करके रखता है, यानी बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाता है। डेसिकेशन मतलब ड्राई होना, तो बैक्टीरिया को डेसिकेशन होने से, ये डेसिकेट होने से बचाता है। हेल्प्स बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, ये फायदा है स्लाइम लेयर का। आगे बात करते हैं, जनरली दी ग्लाइकोकैलिक्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ वन और मोर सुगर दैट आर कॉल्ड सैकेराइड्स। मैंने बोला आपको पहले कि बना हुआ है किसका, सैकेराइड का। इफ मोर देन वन सैकेराइड इज प्रेजेंट, द ग्लाइकोकैलिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज being made of polysaccharide, nothing new. In some glycocalyx protein can also be present. मैंने बोला है आपको मेन कंस्टिट्यूएंट ये है, हालांकि प्रोटीन भी मिल सकता है। प्रोटीन मिलेगा अगर तो अमाउंट में कम होगा, मैंने वो सिंबल दिया है नीचे की तरफ, मतलब अमाउंट कम होगा। Then there are two prominent functions of glycocalyx. पहला है, the first function is to enable bacteria to become harder for immune system called phagocytes, so surround and engulf. जरा सेंटेंस लगता है कुछ मिसटाइप हुआ है, लिखा है देयर आर टू प्रोमिनेंट फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। क्या क्या है? द फर्स्ट फंक्शन इज टू एनेबल बैक्टीरिया टू बिकम हार्डर फॉर द इम्यून सिस्टम सेल्स कॉल्ड फैगोसाइट्स टू सराउंड एंड एनगल्फ। यानी पहली बात तो ये कि जो कैप्सूल है वो इतना हार्ड है कि ये जो होस्ट का फैगोसाइट होता है वो इसे एनगल्फ नहीं कर पाता है। ये अपने आप में एक फायदा है। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो कैप्सूल है वो बैक्टीरिया को हार्ड बना देता है, उसे मजबूत बना देता है, और वो जो फैगोसाइट्स हैं किसी भी होस्ट के अंदर वो उसे एनगल्फ नहीं कर पाता है। यानी मतलब यही है कि वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से उसको बचा लेता है, दैट्स ऑल, है ना। तो ये अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ग्लाइकोकैलिक्स का। देन अब बात करते हैं अबाउट सेल वॉल। क्वेश्चन है स्वाति का कि आइदर स्लाइम लेयर और कैप्सूल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। यस, जो बैक्टीरियल सिस्टम है उसमें आइदर कैप्सूल मिलेगा या फिर स्लाइम लेयर मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलता है, दोनों में से कोई एक ही मिलता है, आइदर कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर। चलिए अब बात करते हैं सेकंड जो लेयर है सेल एनवेलप का, दैट इज सेल वॉल, उसके बारे में समझते हैं। और समझना यह है कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का वो बना हुआ है किस चीज का, वो बना हुआ है म्यूरिन का, जिसे आप कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किसका बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, जिसे आप म्यूरिन भी कहते हैं। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन आज के बाद जब भी सुनते हैं आप तो बिल्कुल कान खड़ा हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की बात चल रही है, क्योंकि नेचर में ये मॉलिक्यूल यानी पेप्टिडोग्लाइकन कहीं और नहीं मिलता है। अगर कहीं पे ये नाम आया है तो बैक्टीरिया का सेल वॉल ही होगा, ये आप समझ लेना, क्योंकि नेचर में कहीं और मिलता ही नहीं है ये। तो प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया, इज यूनिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। मैंने कहा ये बना हुआ है किसका,
पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, जिसे आप म्यूरिन भी कहते हैं। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है, इसमें दो चीजें हैं, है ना। एक तो दिख रहा है आपको पेप्टाइड लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा हुआ मिल रहा है आपको यहां पे ग्लाइकन, है ना। अब ये ग्लाइकन मतलब क्या है? शुगर। क्या होता है ग्लाइकन? शुगर होता है ना। अब ये जो पेप्टाइड है, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली टेट्रा पेप्टाइड। जरा मुझे बताइए, क्या आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ लिया है? क्या आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ लिया? क्या प्रोटीन पढ़ लिया आपने वहां पे? जरा फटाफट मुझे बताइए, क्या आपने प्रोटीन पढ़ लिया है बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में? ये जो शुगर है, ये एक्चुअली दो तरह के हैं। कौन कौन है आखिर? तो एक है NAG और एक है NAM। जहां, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं अगर नहीं पढ़े हैं तो ये जो NAG है, इट स्टैंड्स फॉर N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, है ना। शॉर्ट में हो गया NAG। वैसे ही NAM स्टैंड्स फॉर N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, राइट। तो ये NAG और NAM जो एक्चुअली क्या है? दे आर अमीन शुगर। ये क्या होता है भाई? तो जो शुगर है यानी जो पॉलीसेकेराइड है, उसमें अगर अमीन ग्रुप ऐड किया हुआ है तो कह देंगे अमीन डेरिवेटिव है शुगर का, और क्या। तो ये दोनों अमीन शुगर हैं, यानी इनमें अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप लगा हुआ है। एक का नाम NAG N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, और एक का नाम NAM N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होता है। नाग एंड नाम, ये दो शुगर मिलेंगे आपको इस पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर, जो कि अपने आप में डिराइव्ड शुगर है, अमीन शुगर है। अब वैसे ही यहां आइए टेट्रापेप्टाइड। चलिए मैं थोड़ा आपको जो बेसिक जानकारी है बता देता हूं, और मुझे आप ही आंसर करना। आंसर ये करना कि अगर मैंने कहा ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक दूसरा अमाइनो एसिड है, तो दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो आप कहेंगे सर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये रहा पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि रेड से दिख रहा है आपको। तो जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो इसे कहते हैं डाइपेप्टाइड। क्या कहते हैं बेटा? डाइपेप्टाइड कहते हैं। यानी डाइपेप्टाइड में दो होते हैं अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड होता है एक। वैसे ही यहां एक और मैं जोड़ दूं अमाइनो एसिड, तो ये हो गया ट्राइपेप्टाइड। कितने हो गए पेप्टाइड बॉन्ड? दो हो गए पेप्टाइड बॉन्ड। यहां मैं जोड़ दूं एक और अमाइनो एसिड, ये जोड़ा मैंने पेप्टाइड बॉन्ड से, इसी से जुड़ते हैं ये, तो ये कहलाया टेट्रापेप्टाइड। यानी टेट्रापेप्टाइड मतलब चार अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन। ठीक है, टेट्रापेप्टाइड मतलब चार अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन। कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उसमें? 3 होंगे, ये आप देख पा रहे हैं, राइट। अब जरा यहां पे गौर करना, ये जो मैंने कहा टेट्रापेप्टाइड है, यानी जो चार अमाइनो एसिड है, वो कौन कौन से हैं? जरा गौर कीजिएगा। यहां हम लोग बात करेंगे, दो तरह का बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है तो छोड़ दीजिए, बताऊंगा आगे। फिलहाल जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें चार अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, जरा ये देख लेते हैं हम लोग। यहां मिलेगा आपको डी एलेनिन, यहां मिलेगा आपको एल एलेनिन, यहां मिलेगा आपको एल लाइसीन, यहां मिलेगा आपको डी ग्लूटामिक एसिड। ये चार मिलते हैं अमाइनो एसिड, कहां? ग्राम पॉजिटिव के
पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर। यानी जो टेट्रापेप्टाइड है इसके अंदर, उसमें 4 अमाइनो एसिड ये हैं ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो यहां भी ये डी एलेनिन है, यहां भी एल एलेनिन है, लेकिन एल लाइसिन नहीं है, इसके जगह पे कुछ और है। और क्या है? तो डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड है यहां पे, जिसे आप शॉर्ट में DAPA कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? DAPA कहेंगे। यानी ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है। DAPA डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड देखने को मिलेगा। और ये जो है ये तो कांस्टेंट वैसे ही मिलने वाला है, ये भी मिलेगा ग्राम नेगेटिव में। यानी एक डिफरेंस मिल गया आपको यहां से ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में, कि ग्राम पॉजिटिव में एल लाइसिन होता है, जबकि उसके जगह पे यहां पे क्या है? डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड होता है। तो ये कंस्टिट्यूएंट्स हुए, ठीक है ना, ये कंस्टिट्यूएंट्स हुए किसके? सेल वॉल के। अब ये कैसे आपस में जुड़े होते हैं, तो जरा आइए पहले वाले स्लाइड पे देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है, फिर मैं आगे ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। लिखा है, चलिए क्या लिखा है छोड़िए, ये जो सेल वॉल है, कहीं का भी सेल वॉल है, चाहे प्लांट का हो या फिर बैक्टीरिया का हो या फिर फंजाई का हो, कैसा होता है? वो रिजिड होता है। एंड बीइंग रिजिड इन नेचर, ये जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया को बचाता है एडवर्स कंडीशन से, ये बैक्टीरिया को शेप देता है, एक प्रॉपर साइज देता है ना। ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे बैक्टीरियल सेल हो। लिखा है सेल वॉल नॉट जस्ट ऑफ बैक्टीरिया बट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इज फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अगर मिल रहा है सेल वॉल तो कहां मिलेगा? अगर मिल रहा है तो कहां मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही मिलता है। हर ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है, इट्स नॉट अबाउट बैक्टीरिया ओनली। बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल कंटेन an ingredient known as peptidoglycan, also known as murine. This particular substance has not been found anywhere else on earth other than the cell wall of bacteria. मैंने बताया आपको इस बारे में। Then the bacterial cell wall performs several functions as well. In addition to providing overall strength to the cell, it also helps maintain the cell shape, which is important for how the cell will grow, reproduce, obtain nourishment and move. है ना? तो बेसिक सा बात है कि सेल वॉल का क्या सिग्निफिकेंस है, वही यहां पे बताया जा रहा है आपको, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। हाँ, आगे आइए जो काम का है। पेप्टिडोग्लाइकन इज पॉलीसेकेराइड मेड ऑफ 2 ग्लूकोज डेरिवेटिव्स। कौन कौन से? NAG एंड NAM, जो कि अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं, अल्टरनेटेड इन लॉन्ग चेन। यानी जुड़ा कैसे होगा? एक NAG फिर एक NAM, फिर NAG NAM, NAG NAM, NAG NAM, ऐसे आपस में अल्टरनेटली ये जुड़े होते हैं। अब अगर ये दोनों के दोनों शुगर हैं, ग्लूकोज के डेरिवेटिव हैं, तो शुगर कैसे जुड़ता है? तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। द चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड टू वन अनदर बाय tetrapeptide that extends of the NAM sugar unit allowing the lattice like structure to form. जरा देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां आप डायग्राम देखें। ये अपने आप में लेबल क्या हुआ है? दिस इज NAM ग्रीन वाला, येलो वाला क्या है? NAG। आप सिर्फ देखिए किसको? आप सिर्फ इस लाइन को देखना, ठीक है ना, सिर्फ इसको देखना, इसको इग्नोर करना, सिर्फ आपको ये देखने का है। तो ये क्या है? दिस इज रिटन ओवर हियर, ये क्या है? तो ये NAM है, तो ये क्या है? NAG है, फिर ये ग्रीन वाला आ गया, यानी ये क्या है? NAM, फिर येलो वाला आ गया, यानी क्या है? ये NAG। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको दिख रहा है दे आर अल्टरनेटली अरेंज्ड। ये दोनों क्या जुड़े हैं आपस में? विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं दो शुगर मॉलिक्यूल, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपस में। दूसरी चीज ये दिख रही है आपको कि जो NAM है उससे जुड़ा हुआ टेट्रापेप्टाइड है। जरा देखो 1, 2, 3 एंड 4, 4 अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन है। वैसे यहां भी देख लो आप 1, 2, 3 एंड 4, यहां भी देख लो आप 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4 लिखा है। 4 अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? L-एलेनिन, देन D-एलेनिन, D-ग्लूटामिक एसिड एंड L-लाइसिन, यानी ग्राम पॉजिटिव की बात चल रही है यहां पे। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल D या फिर कैपिटल L है, स्मॉल d स्मॉल l तो जानते ही हैं आप,
डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए यूज करते हैं आप, है ना। तो ये कैपिटल डी कैपिटल एल है, जब आप पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आरएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह या फिर डीएल, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल उस पर नहीं जाते हैं। तो ये अलग अलग अमाइनो एसिड है जो कि कहां जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ NAM से जुड़े हैं। ध्यान रखिएगा, टेट्रापेप्टाइड किससे जुड़ा है, सिर्फ NAM से जुड़ा हुआ है। अब जरा देखो, ये अगर मैंने कहा एक चेन बन गया इस तरीके से म्यूरिन का, ये दूसरा चेन बना, जरा देखो यहां पे फिर से NAM NAG NAM NAG, है ना। फिर वैसे ही यहां भी ये है टेट्रापेप्टाइड टेट्रापेप्टाइड टेट्रापेप्टाइड। अब ये जरा सोचना अच्छे से कि जैसे दीवार खड़ा करते हैं आप घर में, तो पहले क्या करते हैं आप, ईंट लगाते हैं लाइन से, है ना, उसके फिर से ऊपर में ईंट रखते हैं। लेकिन जब एक ईंट को आप समझ लो क्या है NAG, दूसरे ईंट को मान लो आप NAM, तो जब आप एक लाइन से ईंट को रखते हैं दीवार खड़ा करने के लिए, दोनों ईंट को जोड़ते हैं ना आप, है ना, ये एक ईंट है दूसरा ईंट ये रहा, तो इनके बीच में क्या डालते हो आप, सीमेंट डालते हो, यानी बॉन्ड बनाते हो। एग्जैक्टली वही चीज यहां पे भी है, NAM एक ईंट है, NAG दूसरा ईंट है, इनके बीच में आप सीमेंट डाले हो यानी ये बॉन्ड बनाए हो, फिर अगला ईंट रखे फिर सीमेंट डालो यानी बॉन्ड बनाए हो, ऐसे। अब एक लाइन बना दिया आपने ईंट का, बीच में सीमेंट डाल करके, अब उसके ऊपर फिर से आपको ईंट रखना पड़ेगा ना, दीवार खड़ा करना है तो, लेकिन आपको ईंट रखना है तो नीचे वाले और ऊपर वाले ईंट के बीच में, अब इस बार दो ईंट के बीच में, ऊपर नीचे के बीच में, यानी इन दोनों ईंट के बीच में फिर से बीच में रखना पड़ेगा सीमेंट, तब ना जुड़ोगे। अदरवाइज अगर एक के ऊपर एक ईंट रखते जाओगे ऐसे तो कमजोर बनेगा वॉल। एग्जैक्टली वैसे यहां भी है, जो नीचे बना हुआ एक म्यूरिन का लेयर, ऊपर बना एक म्यूरिन का लेयर, उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कैसे जुड़ते हैं ये, तो देखो अच्छे से, ये एक चेन हुआ म्यूरिन का, ये दूसरा चेन हुआ म्यूरिन का, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं जरा देखना अच्छे से। तो यहां इसका टेट्रापेप्टाइड जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ पेंटाग्लाइसिन ब्रीज। किससे जुड़े हैं बेटा, जुड़े हैं पेंटाग्लाइसिन ब्रीज से। जरा देखो 1 2 3 4 एंड 5 अमाइनो एसिड्स आर देयर। ये कौन से हैं, ये ग्लाइसिन है एक्चुअली, इसे कहते हैं आप पेंटाग्लाइसिन। दिस इज पेंटाग्लाइसिन ब्रीज, इससे क्रॉस लिंकिंग हुआ है, यानी दो एडजेसेंट टेट्रापेप्टाइड को जोड़ता है कौन आपस में, पेंटाग्लाइसिन ब्रीज जोड़ता है, यानी 5 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल वाला एक पेप्टाइड है, वो इनको जोड़ के रखता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों जुड़े हुए हैं पेंटाग्लाइसिन ब्रीज से, यहां भी पेंटाग्लाइसिन ब्रीज दिख रहा है, तो हमेशा पेंटाग्लाइसिन ब्रीज से ये दो अलग अलग म्यूरिन आपस में जुड़े होंगे, इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग हो जाता है। लिखा यहां पे टेट्रापेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग। ये जो टेट्रापेप्टाइड है, यहां एक और रहा होगा, या फिर इसकी बात कर ले, ये टेट्रापेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग है, ये पेट्रापेप्टाइड इनका बीच का क्रॉस लिंकिंग है, जिससे जो हुआ है किससे, पेंटाग्लाइसिन ब्रीज से ये क्रॉस लिंकिंग हुआ है। इस तरीके से बनता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जरा वापस आइए, लिखा है यहां पे कि 4 अमाइनो एसिड दैट कंपोज दी टेट्रापेप्टाइड आर L-alanine, D-glutamine, then L-lysine और डाइअमीनोपाइमलिक एसिड एंड D-alanine। मैंने बता दिया आपको यहां पे कि इसका डिटेल क्या है, कौन चीज कहां मिलता है, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1 ग्राम पॉजिटिव में है और 1 ग्राम नेगेटिव में है। ठीक है ना, यहां तक तो क्लियर होगा आपको। देन इसको यहीं तक छोड़ते हैं, है ना। अभी सेल वॉल पढ़ना बहुत सारा बाकी है, अगली बार जब मिलेंगे तो सेल वॉल कराऊंगा और नियरली सारा जो स्ट्रक्चरल डिटेल है वो क्लियर कर दूंगा अगले लेक्चर में, है ना। अभी पढ़ना है आपको फ्लैजिला के बारे में, पिलाई के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, देन न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ना है, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, स्ट्रक्चर को खत्म कर लेंगे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ने का है। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर्स को एंजॉय करते रहिए, घर पे आप भी ढंग से पढ़ते रहिए, जहां दिक्कत है बिल्कुल पूछते रहिए, और सबसे मेन है कि आप इन्वॉल्व रहिए, है ना। ऑनलाइन चल रहा है क्लास, लेकिन आप मतलब अपना जो जील है, इंटरेस्ट है पढ़ाई में, वो कम नहीं होना चाहिए, है ना। आपको तो अगले साल सिलेक्शन कराना है अपना, इसलिए ढंग से आप पढ़ते रहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पढ़ना है मतलब पढ़ना है ना।
इतना आप सीरियस रहिए कि रात का नींद गायब हो जाए आपका, है ना। आप परेशान रहें। अगर आप रोज प्लान करते हैं 2 घंटे पढ़ाई करने का, 5 घंटे पढ़ाई करने का, अगर आपका प्लान है 5 घंटे पढ़ने का, आप आज 4 ही घंटा पढ़ पाए, तो आप अपने आप से इतना उम्मीद रखिए कि 1 घंटा कम हो तो आप परेशान हो जाए कि अरे यार 1 घंटा कम पढ़े हैं आज, तो आपको खुद बुरा लगने लगे, हाँ यार आज हम कॉम्प्रोमाइज कर दिए पढ़ाई में। तो ऐसा कीजिए, ढंग से आप पढ़ते रहिए, अपने एफर्ट में आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।